सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पर हैं और मैं छोटू, ज़्यादा टाइम ना करते हुए शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपका अध्याय 5 है, जियोग्राफी का अध्याय 5, और आप कह सकते हैं कि भूगोल का आप कह सकते हैं अध्याय 5 है, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और ज़्यादा टाइम ना करते हुए हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैं इससे पहले उसका मैं बुक का वीडियो बना चुका हूँ और इसके बाद मैं नोट्स का बनाऊंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाकर पाकर देख सकते हैं वहाँ से। और हम शुरुआत करेंगे। आप देखेंगे पहला वैकल्पिक प्रश्न, देखिए क्या क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। आपको पता होगा कोयला कई सालों वर्षों के बाद बनता है, और यह कह सकते हैं आप हजारों वर्षों के बाद बनता है, तो कोयला तो नहीं होगा आपका। और आप देखेंगे बॉक्साइट जो होता है, आपने पढ़ा होगा, तो आप देख सकते हैं कि वह अपक्षित पदार्थों से बनता है। और सोना जस्ता आप देखेंगे तो वह लिक्विड से निकलता है, कांतरित सेल के बीचों से, आप देख सकते हैं। और अब देखिए दूसरा आप देखेंगे तो इसका आप याद रखिएगा, खा होगा, बॉक्साइड बॉक्साइड इसका होगा। और आप फिर दूसरा आप देख सकते हैं, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो आपको पता होगा झारखंड में अभक्र। और आपको देखेंगे आप, और नीचे हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरा, आप देखिए, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेप और संचयन होता है। तो आपको पता होगा तलछटी। और अग्नेय व कायांतरित में आप देखेंगे तो आप देखेंगे रिस्कर निकलते हैं, आप देखेंगे कोयले और उसको, तो आपको पता होगा तलछटी चट्टानें। और फिर आप देखिए चौथा, आप देखिएगा मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आपको पता होगा खनिज तेल तो आपका आप देखेंगे असम के साइड में पाया जाता है। और यूरेनियम जो होता है आपका वह राजस्थान में पाया जाता है। तो थोरियम जो है वह पाया जाता है, और कोयला यहाँ उड़ीसा में अधिक पाया जाता है, आप देखेंगे। तो ये आपका आप देखेंगे, आप चाहे तो यहाँ से मिला भी सकते हैं, और अगर गलती होगा तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे, लेकिन वैसे तो गलती ना होगा। लेकिन देखिए आप फिर प्रश्न नंबर दूसरा आप देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। आपके 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए वैसे बढ़िया से। आप देखिए का लौह और अलोह खनिज, तो पहले हम लौह और अलोह खनिज को बताएं पहले, उसके बाद देखा जाएगा। लौह और अलोह खनिज वे खनिज जिनमें लोहे का अंश अधिक होता है उसे लौह खनिज कहा जाता है। याद रखिएगा, लौह से लोहे का खनिज, लोहे का अंश अधिक होगा, याद रखिए। जैसे आप देखिए आयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। और फिर आप देखिए जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है, बहुत कम होता है, अलोह खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। और फिर आप देखिए परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा। आप देखिए परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कोयला और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न की गई ताप विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति। यदि परंपरागत साधन है, इन संसाधनों को नवीकरण नहीं किया जा सकता, माने दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, और ये खत्म भी हो सकते हैं। ये स्रोत सीमित तथा लगातार प्रयोग के समाप्त होने के कगार पर हैं, याद रखिएगा। और सूर, वायु, ज्वार भाटे, फिर जियोथर्मल बायोगैस, खेतों के पशुओं का कूड़ा करकट, मनुष्य के
मलमूत्र आदि से गैर परंपरागत साधन है, ये साधन नवीकरणीय योग है, इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। और आप देखेंगे अब सेकंड आप सवाल देखिए, खनिज क्या है। खनिज के बारे में बताया गया था, आप देखिए पहले। खनिज उन प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार आप देखिए, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका एक आंतरिक संरचना है। खनिज प्राकृतिक में अनेक रूप में पाए जाते हैं। प्रकृति में देखिए, जिनमें कठोर, ठोस व नरम चूना युक्त तक शामिल है। और आप देखिए सवाल नंबर तीसरा, आप देखिए, अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। और आप ये जरूर याद रखिए ताकि आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगा लिखने में। देखिए आप, अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व बिमरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं, जिनका निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। याद रखिए, तरल अथवा गैसीय अवस्था में ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे तांबा, जिंक और सीसा यदि इस तरह के सिराओं व जमाओं के अनुरूप रूप में प्राप्त होते हैं। याद रखिए, आग्नेय कायांतरित में देख लीजिए, जिंक, जस्ता, सीसा ये सब वहीं पे पाया जाता है। और अब आप देखिए चौथा सवाल, निम्नलिखित खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तो आप देख लीजिए, वर्तमान में औद्योगिक विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं, उनके वर्तमान उपभोग दर की तुलना उनके पुनः भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। माने भरण की दर आप तो जानते हैं। इसलिए खनिज संसाधन निम्नलिखित सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी अयस्कों के सतत उत्खनन की गहराई बढ़ने तथा उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। इसलिए खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। याद रखिए क्यों आवश्यकता है। जो गहराई, उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है, इसलिए इसके लिए खनिजों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करना चाहिए। और आप देखेंगे तीसरा, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप याद रखिए। देखिए आप, ये बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए, तो 5 नंबर में है। तो आप देखिए किस तरह लिखना है। मानव के विकास में कोयले का विशेष महत्व है। कोयले के 4 प्रकार हैं। पहला देखिए आप, पीट, इसमें कम कार्बन, नमी की अधिक मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। याद रखिए पीट में। और फिर लिखेंगे लिग्नाइट या निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है या मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। और आप देखेंगे बिटुमिन्स, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयला को बिटुमिन कोयला कहा जाता है। और चौथा आप देखेंगे एंथेसाइट, यह सबसे उत्तम कोयला होता है जिसमें कार्बन का मात्रा 80% से भी अधिक होता है। यह ठोस व काला कठोर होता है। कोयला वैसे काला होता है, तब का कारण कोयला निहित हो गयो है।
और अब इसके देखिए आप फायदा किस लिए संरक्षण जरूरी है। कोयले में कोयले के भारत विस्तृत भंडार हैं। कोयले में भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भीय योगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु लगभग 200 लाख वर्ष, कुछ उससे अधिक भी है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। बोकारो में स्थित जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी, सोन व वर्धा नदी में भी कोयला के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। 1997-98 में भारत कोई 32 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ, जबकि 1951 में देखेंगे तो केवल 3.23 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ। भारत में उत्पादित होने वाले कोयले को 2/3 में से भी अधिक भाग बिजली पैदा करने में काम आता है, याद रखिएगा। और आप तीसरा देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। देखिए आप, भारत में सौर ऊर्जा भविष्य बहुत उज्जवल है, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। देख लीजिए क्यों। पहला आप देखें, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं। एक अनुमान के अनुसार यहाँ लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष है, याद रखिए आप। और फिर दूसरा, भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। और तीसरा आप देखिए, माने सौर ऊर्जा को कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधोपुरी में स्थित है। यहाँ सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है, याद रखिए। जो मदुरई लिखा था, मर्दोपुर लिखा है, माधोपुर, अच्छा माधोपुर, सॉरी माधोपुर में ही है, मर्दोपुर नहीं माधोपुर लिखा है। तो देखिए वहां पर कीटाणु युक्त मुक्त किया जाता है दूध के बर्तनों को, माधोपुर में। और यह देखिए चौथा, सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक का मुफ्त उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। और आप देखेंगे पांचवा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो एक बार प्रयोग के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकते हैं। वही सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा। कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी, याद रखिएगा आप। फिर सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, दूध को कीटाणु रहित बनाने तथा सड़कों पर रोशनी करने आदि के लिए। और इसी के साथ आपका खत्म होगा टॉपिक। और आप चाहें तो क्रियाकलाप को मैं इस दिखा रहा हूं, ताकि आप वीडियो को पॉज कर आप इसे चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका टॉपिक खत्म होता है और आपको थैंक फॉर वाचिंग कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में। तो धन्यवाद आपको कहूँगा। और आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, ताकि इस समय हमें सब्सक्राइबर की अधिक से अधिक ज़रूरत है। तो आप मेरी मदद करें, ताकि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए आप हमें कुछ थॉट बताएं। और इसी के साथ धन्यवाद।